जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम लोग परमाणु मॉडल नील बोर का पढ़ेंगे। तो नील बोर के परमाणु मॉडल से पहले थोड़ा से हम जिक्र करना चाहेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो दिया था उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ अगर गति करेगा तो क्या होगा कि उसमें ऊर्जा का ह्रास होगा और अंततः वह नाभिक पर गिर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमाणु अस्थायी है। इसी बात को लेकर के इसका ऑब्जेक्शन नील बोर ने किया और इस दोष को, रदरफोर्ड के इस दोष को उन्होंने क्वांटम थियरी से, क्वांटम सिद्धांत के जरिए दूर किया। तो आइए देखते हैं कैसे दूर किया। पहला बात तो उन्होंने ये कहा कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित नाभिक होता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या है, केंद्रित है या निहित होता है। अब ये कैसे है, मान लिया जाए कि अपने पास एक झोला है, ठीक, और झोले में आपने 1 किलो का बाट रख दिया है। तो अब झोले का वजन किसकी वजह से है? झोले का टोटल वजन की बात करते हैं तो वह केंद्रित कहाँ है, उस बाट पर। झोले का वजन ना के बराबर है। संपूर्ण जब बाट हमने रख दिया तब झोले का जो नाप हो रहा है तब क्या हो रहा है, तब बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर अलग से झोले का नाप देखा जाए तो कितना आएगा, बिल्कुल नॉमिनल आएगा, जो कि इग्नोर करने के लिए आएगा। पॉलीथीन है, मान झोले ये क्या मान लीजिए पॉलीथीन है। पॉलीथीन में अगर 1 किलो का बाट रख दिया जाए, उसको उठाया जाए तो जो वजन महसूस होगा वो किसकी वजह से, उस पॉलीथीन का, हमने कहा है पॉलीथीन का वजन 1 किलो है। तो उस पॉलीथीन को अगर अलग से देखा जाए नाप के तो पॉलीथीन का वजन कितना, ना के बराबर होगा। उसका टोटल वजन क्या है, उस किलो की वजह से है। ठीक उसी प्रकार से जो नाभिक का टोटल वेट है, जो द्रव्यमान है, वह कहाँ निहित रहता है, नाभिक में निहित रहता है, न कि उसके अन्य पार्ट, जिसमें नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। तो उन्हीं की वजह से उसका टोटल द्रव्यमान निहित होता है कहाँ, नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका द्रव्यमान लगभग ना के बराबर होता है। इसी बेस पर नील बोर ने क्या कहा कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित नाभिक होता है जिसमें उसका सारा द्रव्यमान जो है परमाणु का निहित होता है। दूसरा पॉइंट कहा कि नाभिक के चारों ओर जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वह एक निश्चित ऊर्जा स्तर में घूर्णन करता है, ठीक। वह एक निश्चित ऊर्जा स्तर में घूर्णन करता है जिसे हम अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। और इन कक्षाओं, जिन कक्षाओं में, जिन अस्थायी कक्षाओं में घूमेगा, उस कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग एम्बियर होगा, एम्बियर क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है m, v क्या है, जिस वेग से वो घूम रहा वो, r क्या है, उस सेंटर से उस कक्षा की दूरी है, जो रेडियस है। तो एम्बियर की, जो इलेक्ट्रॉन का एम्बियर होगा वह NH/2 पाई के बराबर होगा। तो उन्हीं को हम, उसने क्या कहा कि अस्थायी कक्षाएं या फिर एक निश्चित ऊर्जा स्तर कहा। और ये कह रहा है कि जो प्रत्येक कक्षा में उसके कोणीय संवेग के अनुसार, प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, वह उसके कोणीय संवेग के अनुसार होगी, ठीक है। अब अस्थायी कक्षा में, और फिर जो चौथा पॉइंट उसने कहा कि अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा फिक्स्ड है, वह अपने उसी ऊर्जा स्तर में घूमेगा, वह ऊर्जा का विकिरण द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा।
अब इस तरह से एक कहानी के रूप में देख लिया जाए कि जैसे कोई व्यक्ति है जो गरीब है, तो उसका अपना एक स्तर है, उसी पैमाने में वो रहता है, और अमीर जो है उसका अपना एक निश्चित स्तर है, वो उस स्तर पे रहता है, और मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है उसका भी एक अपना स्तर है, उसी स्तर में घूम फिर के रहता है। अब जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, एकाएक 10,000 रुपया पा जाए, तो क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा और वह अपनी तुलना मध्यम श्रेणी वाले या उच्च श्रेणी वाले से करना शुरू करेगा उस क्षण भर के लिए। लेकिन जैसे ही वह उसका धन खत्म होगा तो फिर कहाँ होगा, वो दौड़ करके अपने स्तर पर ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और एक चीज़ हमने और देखा है कि जो बच्चे दिल्ली बम्बई कमाने वाले होते हैं, शुरुआत में जब आते हैं घर पर तो उनके पास उस समय कुछ पैसे रहते हैं, तो आराम से उस समय थोड़ा हाई फाई अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, लेवल अपना ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही पैसा ख़त्म होता है तो फिर क्या होता है, फिर अपने स्तर पे आ जाते हैं, और दिल्ली फिर दोबारा जाना होता है तो उधार लेके जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से कुछ चीज़ें इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन जब अपने निजी जो निश्चित ऊर्जा स्तर में घूम रहा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा उतनी ही है, उसी स्तर में वो घूमेगा। जैसे ही वो बाहर से कहीं से ऊर्जा उसे मिल गई, अवशोषित कर लिया, तो जिस लेवल पर उसकी बढ़ोतरी हुई है तो उस लेवल के ऊर्जा स्तर में वो तुरंत कूद के चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा खत्म होती है तो वो तुरंत क्या होता है, आ जाता है अपने वापस प्रीवियस कक्षा में आ जाता है। इसी तरह से जो हायर लेवल का ऊर्जा स्तर है, वहां का इलेक्ट्रॉन अगर लोअर की कक्षा में आता है तो वो क्या करेगा, ऊर्जा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करेगा। अब जैसे इसको इस तरह से मान लिया जाए, कोई अमीर व्यक्ति है, गांव स्तर पर गया, दान कर रहा है, उस समय क्या करेगा, वो दान करेगा। तो दान करना, धन का दान कर रहा था, तो उसी हिसाब से मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रॉन भी जब छोटे स्तर पर जाएगा तो क्या करेगा, दान करेगा, ऊर्जा निकालेगा। उसको इस तरह से समझा जाए तो ऊर्जा क्या करता है, जब हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा जो है वो विकिरण के माध्यम से विकिरण के रूप में उत्सर्जित करेगा। और जब लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा तो वह ऊर्जा को विकिरण के रूप में अवशोषित करता है। ये पूरा नील बोर ने अपना कंसेप्ट बताया। अब जो ये कोष है, अब असली पॉइंट पे आइए कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसके लिए जरा देखा जाए। अब हम लेते हैं कि कोष, अब कोष में उपकोष होता है, अब उपकोष में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। कोष को हम दिखाते हैं यन से, और उपकोष को दिखाते हैं यल से, और कक्षक को दिखाते हैं यम से। ठीक। अब देखिए यल बराबर जो होता है, ये एल बराबर जो होगा, यल बराबर होता है 0 से n-1 तक, और यहाँ क्या होता है, प्लस यल से 0 सहित माइनस यल तक, ये यम है, और ये यन आपका कोष बता रहा है। अब मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपने लिया, यन की वैल्यू क्या रखा आपने, 1 रखा। ठीक, तो यन की वैल्यू 1 रखा, तो 0 से n-1, तो यन की वैल्यू कितना है, 1 है। अब इस 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 है, 2 बार 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो
जीरो नंबर आता है, इसके लिए जो उपकोष का सिंबल होता है वो होता है यस। जैसे टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी कोई पसंद नहीं करता, मतलब जीरो लोग पसंद करते हैं, तो यस के लिए क्या रख दिया, जीरो वैल्यू है। अब यहाँ देखिए प्लस यल से लेकर के प्लस यल से जीरो सहित माइनस यल तक, अब जीरो प्लस जीरो रखिए, जीरो रखिए, माइनस जीरो रखिए, बात एक ही है। अर्थात इसमें कक्षक कितने होंगे, केवल और केवल एक कक्षक होंगे। ठीक, अब आ जाइए, तो कक्षक की बात आ गई। अब आप बताइए कि एक कक्षा है जो अंडरवियर पहनते हैं, उसमें कितनी टांगें आती हैं, दो टांगें आ सकती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब टांग की जगह क्या डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। तो जैसे एक कक्षा में जो पहनने वाला कक्षा है उसमें दो टांगें आ सकती हैं, तो उसी तरह से एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बबुआ, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से जैसे कि एक कक्षा में मैक्सिमम दो टांगें आ सकती हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी एक कक्षक में, वहाँ कक्षा बात हम कर रहे हैं, यहाँ हम कक्षक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, आप ले लीजिए दो नंबर, n का मान 2। तो n का मान 2 आपने लिया, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या क्या होगी, एक तो जीरो होना ही होना है। ठीक है, 2 नंबर वाले उपकोष में यस, उपकोष में यस उपकोष भी होगा। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, n-1, तो 2 - 1 बराबर कितना हो गया, 1। तो आपको पता है कि टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी के लिए 0 और 1 नंबर पर क्या रखते हैं आप, p क्यों रखते हैं। अब p में क्या है, p का मतलब आप समझ लीजिए कि P फॉर पेरेंट भी होगा, माता पिता। अब P फॉर प्यार भी होता है, तो P फॉर पेरेंट, P फॉर प्यार अगर मान लिया जाए तो प्यार तो सबसे किया जाता है, तो आप उसको, हर व्यक्ति प्रेम को पसंद करता है, प्यार को पसंद करता है, तो उसी हिसाब से कहा जाता है 1 नंबर पर रखा जाता है। तो यहाँ पर जो कोष का नाम है उपकोष का, वो क्या है, P है। तो 1 नंबर पर क्या है, P है। अब जरा देखिए n की, यहाँ l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 के लिए क्या होगा, +1, 0 और -1। तो कितने कक्षक हो गए यहाँ पर p के, हो गए आपके पास में 3 कक्षक। अब एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन ने बताए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कक्षा है तो उसमें 2 टांग, और 3 कक्षा तो उसमें 6 टांग आनी है। उसी हिसाब से एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। अब उसके साथ साथ में यहाँ पर ये 0 वाला कक्षक भी तो है, तो यहाँ पर ये 2 नंबर में 0 वाला कक्षक भी तो है। तो अब हिसाब से यहाँ पर कुल कितने, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मैक्सिमम 2। तो नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 2। और यहाँ पर टोटल, यहाँ यस कक्षक में 2 रहेंगे, और यहाँ कितने रहेंगे, देखिए यहाँ हमने बना दिया ये, तो 2 और 6, ये टोटल कितने हो गए, 8। तो 2 नंबर के कोष में, के कोष, यल कोष में, जिसको हम यल से दिखाते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, अब n बराबर यहाँ पर क्या ले लिए भाई, 3। तो 3 ले लिया तो 0 तो रहेगा ही। तो 0 क्यों रहेगा, क्योंकि वहाँ यह, उसमें 3 में भी यस होगा, तो यस यहाँ भी हो गया। और यहाँ पर जो 1 भी होगा उसके लिए P भी होगा, और उसके बाद में 2 नंबर आ गया, तो क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आए, तो 1 और 2, तो 2 नंबर क्या है भाई, D है। D फॉर कौन है, जैसे कि आजकल
अब दादाजी को क्या करेंगे, पापा जी को 1 नंबर पर, तो दादाजी को 2 नंबर पर। P फॉर पापा, D फॉर दादा, तो दादा को 2 नंबर पर रखते हैं लोग, अब पापा को 1 नंबर पर रखते हैं। तो P उपकोष के लिए जो नंबर है 1 है और D उपकोष के लिए जो नंबर है वो 2 है। अब जरा देखा जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, L की वैल्यू निकाला जाए यहाँ पर, तो +2 +1 0 -1 और -2, तो कितने कक्षक हो गए टोटल, जरा काउंट कर लीजिए। तो डी उपकोष में कितने कक्षक हो गए, 5 कक्षक हो गए। कितने हो गए, 5 कक्षक। अब पी उपकोष में आपको पता ही है कितने हैं, 3 हैं। यस वाले, तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका, कोष नंबर। अगर हम ये मान लें यहाँ पर 4 है, तो 4 के लिए क्या क्या होगा, यल का वैल्यू, पहला तो ये 0 होगा, टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी, ये इसके लिए यस होगा, और उसके बाद में 1 तो होना ही होना है, क्योंकि 4 में से 1 निकल गया था 3, अब 3 तक हमको गिनते हुए आना है। तो 1 इसके लिए 1 नंबर पर पापा हो गए, और 2 नंबर पर दादा हो गए, और 3 नंबर पर जो आता है वो हो गया फ्रेंड, वो हो गया फ्रेंड। तो 1 नंबर पर टेढ़ी मेढ़ी, 0 नंबर पर टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी, क्योंकि कोई नहीं पसंद करता, इसलिए उसके लिए क्या रखते हैं हम लोग, 0 रखते हैं। और पापा को 1 नंबर पर रखते हैं, या और पी से जो होता है उसको 1 नंबर पर रखते हैं, तो उसके लिए 1 हो गया। और डी के लिए, दादाजी के लिए 2 नंबर, या 2 नंबर ही क्या होते हैं, धोखेबाज होते हैं, वो भी डी हो गया। एफ फॉर 3 नंबर फ्रॉड कर लीजिए, या फिर 3 नंबर फ्रेंड कर लीजिए। तो 4 नंबर के कोष में चारों उपकोष हैं, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, मतलब जितने नंबर का कोष है उतने ही उपकोष वहाँ पर होंगे। तो आप आ जाइए, देखिए जैसे यहाँ पर 3 नंबर का कोष है, तो उपकोष कितने हैं, एस पी डी 3। यहाँ पर 2 नंबर को कोष का नंबर 2 है, तो यहाँ पर उपकोष कितने हैं, यस और पी 2। यहाँ पर 1 नंबर कोष है, तो यहाँ उपकोष कितने हैं, केवल 1। मतलब ये अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कोष जितने होते हैं उतने ही यल, उतने ही उपकोष होते हैं। ठीक, तो अब जरा देख लिया जाए यहाँ पर, तो 3 नंबर की बात करते हैं। तो 3 नंबर में हम लोगों ने देखा कि ये 2 नंबर का हो गया, 3 नंबर के लिए यहाँ पर यस के लिए 1 कक्षक होगा, तो यहाँ 1 नंबर के लिए बना दिया। पी के न लिए आपको मालूम है कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, इसके लिए बना दिया। डी के लिए जरा देख लिया जाए कितने होंगे। अब +2 है, प्लस यल से रखेंगे, तो यहाँ पर डी के लिए यल की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 से करिए शुरू। तो +2 +1 0 -1 -2, तो टोटल कितने डी में हो गए भैया, डी में हो गए 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए। कितने, 1 2 3 4 5। अब टोटल कक्षक की बात कर लूँ 3 नंबर कोष में, तो ज़रा काउंट करके बोलिएगा, 1 और 3 4 और 5 9, और 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 कक्षक में कितने, टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से हम जरा इसको देख लें। यहाँ नीचे का लेना पड़ेगा, यस के लिए यहाँ पर भी 1 कक्षक तो आएगा ही आएगा। पी के लिए 3 कक्षक होंगे, मैंने बता दिया पहले ही। डी के लिए 5 कक्षक होते हैं, ये भी हमने बता दिया आपको। तो 1 2 3 4
एक कक्षक, दो कक्षक, तीन कक्षक, चार कक्षक, पांच कक्षक, 1 2 3 1। अब यफ की बात करते हैं तो यफ के लिए 3 से यल की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है। यफ उपकोष के लिए यल की जो वैल्यू है वो क्या है 3 है। तो यहाँ प्लस यल से तो +3 से शुरू करिए, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। इस हिसाब से आप क्या पाए, कितने कक्षक बने ज़रा देख लीजिए काउंट करके, 1 2 3 4 5 6। तो कितने कक्षक हो गए 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब टोटल कक्षक कितने हो गए जरा काउंट करिए। 1 3 4 5 9 9 7 16। कितने हो गए 16 हो गए। तो 16 कक्षक हैं तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एक कक्षा में 2 टांगें आती हैं वैसे ही ये कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये याद रखिएगा, अपने एक कक्षे में आपके दोनों पैर जाते हैं, ठीक उसी तरह से एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन का तो कितने कक्षक हैं यहाँ पर 16। तो 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा से देख लिया जाए, किसी कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो 2n² के बराबर हो सकते हैं। n क्या है कोष की संख्या है। तो आइए देखते हैं, अगर हमने n बराबर 1 माना तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 × 1 = 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले कक्षक में कोष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, और हमने यदि n के बराबर 2 माना तो 2 × 2 इसको इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए दूसरे नंबर के कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर n की वैल्यू 3 मान लिया तो 2 × 3 तो इक्वल टू 3 3 का 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 है 3 में। n बराबर अगर 4 मान लिया जाए तो 2 × 4 I think it will not be visible here, so let me write upside. तो if n = 4 then the number of electron अब कोष नंबर 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फार्मूला आपको पता है 2n²। तो 2 × n की वैल्यू क्या है 4 4 का स्क्वायर, 4 चौक का 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। देखिए चौथे नंबर के कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ और तुलना कर लीजिए कि जितने नंबर ऑफ सेल का जितना क्रमांक है उतना ही उसमें उपकोष होते हैं। और यहाँ देखिए 3 नंबर है तो इसमें 3 उपकोष हैं S P D। 2 नंबर का कोष है तो इसमें 2 उपकोष हैं S और P। n की वैल्यू 1 है मतलब कोष की संख्या 1 है तो कोष भी उसमें केवल 1 ही है और वो है S। ठीक है, तो अब इसी के साथ जय हिंद सभी लोगों को एक बार, और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपको इससे और अच्छी से अच्छी कंसेप्ट वाली वीडियो आपके सामने ला सकूं, मुझे आत्मबल मिले, ऊर्जा मिले। और वो तब मिलेगा जब आपका शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, मुझे ढेर सारा प्यार मिलता रहेगा। इसी के साथ में आप सभी को देखने वाले को जय हिंद, जय भारत।